बच्चों हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अध्ययन का चौथा पाठ कानूनों की समझ, और इस पूरे अध्याय का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम इस पूरे अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से अपनी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। पूरा प्रश्न और उसके उत्तर को आराम से लिखने का प्रयास कीजिए। बच्चों अगर आपको लगता है कि आप उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके उस उत्तर को वहीं पर रोक के आसानी से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप एक कारण बताइए कि आप 1870 के राजद्रोह के कानून को मनमाना क्यों मानते हैं। 1870 के राजद्रोह का जो कानून है वो किस प्रकार के कानून के शासन का उल्लंघन करता है। यानी सबसे पहले तो इसमें ये पूछा गया है कि जो 1870 का राजद्रोह का जो कानून है वो मनमाना क्यों है। मनमाना क्यों है, अंग्रेजों का जो शासन था उसके तहत उनको मनमाना क्यों कहा गया है। दूसरी बात, राजद्रोह कानून किस प्रकार से कानून के शासन का क्या करता है, उल्लंघन करता है, ये आपको बताना है। 1870 का जो राजद्रोह का कानून मनमाना इसलिए है क्योंकि इसमें अंग्रेजी सत्ता के विरोध में आलोचना करने मात्र को ही राजद्रोह मानकर बिना किसी मुकदमे के ही गिरफ्तार करने का प्रावधान है। क्योंकि ये मनमाना इसलिए है क्योंकि इसमें बिना कुछ पूछे ही सिर्फ आलोचना करने को ही राजद्रोह बताया गया है और इस आधार पर गिरफ्तारी की जाती थी। यह न्याय तथा समानता पर आधारित न होने के कारण शासन कानून के शासन का उल्लंघन करता है। कानून के शासन का उल्लंघन क्यों करता है भाई, क्योंकि न तो ये न्याय पर आधारित है और न ही ये समानता पर आधारित है। इसलिए इस कानून को, जो ये राजद्रोह का जो कानून है, इसको कानून के शासन का उल्लंघन माना जाता है। ये दूसरा प्रश्न है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए। बच्चों हमने इस अध्याय के तहत घरेलू हिंसा का जो के बारे में पूरा जो अधिनियम और जो पूरा कानून बना था उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उस दौरान हमने घरेलू हिंसा पर भी चर्चा की थी कि घरेलू हिंसा होती क्या है। तो हमें बताना है, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर वह पति होता है, घर की किसी औरत को, आमतौर पर किसी पत्नी को के साथ में क्या करता है, मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। यानी घरेलू हिंसा के तहत जो मारपीट आती है उसके साथ साथ में उसको शारीरिक नुकसान, भावात्मक नुकसान या फिर मौखिक या यौन नुकसान या आर्थिक शोषण किया जाता है, उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द है उसकी समझ को और व्यापक बनाया है। किसने? घरेलू हिंसा कानून जो है 2005 के माध्यम से। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून में निम्नलिखित दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं। ये अधिकार कौन कौन से हैं बच्चों? महिलाएं किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं, यानी न्यायालय में जाके सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं। दूसरी बात, महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं, यानी कि इस अधिकार के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो ये दोनों महिलाओं को क्या प्राप्त हुए हैं? इस अधिकार के तहत अधिकार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। इस प्रश्न के अंदर बच्चों आपको समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले तो पूछा गया है कि कानून का शासन जो होता है वो किसे कहा गया है। दूसरी बात, इसमें प्रश्न में ये कह रहा है कि कानून का जो उल्लंघन हो रहा है उस उल्लंघन का आपको एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं। कानून के शासन से अभिप्राय है कानून
सबके लिए समान है, यानी कि कानून सबके लिए समान है। कानून सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करता है। कानून के शासन के तहत हमने दो बातें पढ़ी थी कि एक तो कानून सबके लिए समान है, साथ ही समान संरक्षण प्रदान किया गया है। वह जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। सभी कानून देश के सभी नागरिकों को समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो या फिर सरकारी पद पर क्यों ना हो, सब पर क्या होगा, कानून समान रूप से लागू होते हैं। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है और सजा तक पहुंचने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जिसमें अपराध सिद्ध होने पर सजा दी जाती है। उदाहरण के लिए अब हमें एक उदाहरण देना है, तो उदाहरण क्या देना है बच्चों, आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं जो भी आपको सही लगे, आपके अनुसार वास्तविक हो या फिर वो काल्पनिक भी हो सकता है। हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। किसी सरकारी अधिकारी का किसी मंत्री के पुत्र के हाथों कोई अपराध होने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना कानून का उल्लंघन है। यानी अगर कोई सरकारी अधिकारी का जो पुत्र है वह किसके साथ, किसी मंत्री के पुत्र के साथ मिलकर कोई अपराध कर देता है, लेकिन पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं करती है, तो ये क्या है, कानून का उल्लंघन है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप अपने आप से या किताबों के माध्यम से, जहाँ से भी आपको सुनने को या अपने मन से कोई काल्पनिक उदाहरण भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारणों में से दो कारण बताइए। पहले तो हमें ये बताना है कि भाई हम ये जो गलत ठहराने का मुख्य कौन से कारण हैं, तो हम दो कारणों की चर्चा करेंगे बच्चों। पहला कारण तो क्या है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित थे। हमने देखा था, पढ़ा था कि जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो कानून थे वो अपने ही लाभ के लिए, अपने मनमानेपन पर बनाए हुए थे, तो इससे वहाँ पर कानूनों की शासन की स्थापना नहीं हो रही थी। ये मनमानेपन के जो कानून थे उनके उदाहरण देखते हैं, राजद्रोह का एक्ट 1870 और रॉलेट एक्ट 1919 के माध्यम से हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है, मनमानेपन को। तो ऐसे में कानून का शासन तो अंग्रेजों द्वारा अपनाया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मनमानेपन पे थे, इसमें आम जनता की तो कोई भागीदारी थी ही नहीं, इन आम जनता के साथ में तो समानता हो ही नहीं रही थी, जबकि कानून का शासन किस पे निर्भर होता है, समानता पर और न्याय पर। दूसरा इसका कारण हम ये मानते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रवादियों का जो कानून के शासन के विकास में मुख्य योगदान रहा था, यानी कि जो कानून का शासन स्थापित करने में मुख्य योगदान किसका रहा था, राष्ट्रवादियों का। राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के मनमानेपन का विरोध किया, ऐसे कानूनों की मांग की, पर जोर दिया जो न्याय व समानता पर इसको स्थापित करता हो। यानी कि किसकी स्थापना की बात की, न्याय और समानता की। 19वीं सदी के अंत तक बहुत से भारतीयों ने कानून की विशेषज्ञता हासिल कर ली थी, अतः अदालतों में कानून प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों के हिफाजत के लिए दबाव डालने लगे थे, और तब न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से अधिक सतर्क रहने लगे थे। क्यों? क्योंकि भाई जो लोग थे भारत के वो भी कानून की विशेषज्ञता हासिल कर चुके थे। ऐसे में कानून के शासन की जो शुरुआत हुई वो किसके माध्यम से हुई, स्वयं भारतीयों द्वारा ही की गई थी। तो ये दो कारण हुए जिनके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि जो कानूनों का शासन जो था वो अंग्रेजों के द्वारा नहीं स्थापित किया गया भारत में, बल्कि स्वयं भारतीयों ने ही इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों जब ऐसा प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को हमें पढ़ना है। इसमें दो चीजें पूछी गई हैं, तो पहले प्रश्न को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि जो घरेलू हिंसा है वह कानून किस तरीके से बना है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो बच्चों हम देख लेते हैं हमारा जो घरेलू हिंसा का कानून किस प्रकार से बना था। घरेलू हिंसा का जो कानून बना था उसकी शुरुआत हुई थी 1990 से। 1990 में विभिन्न मंचों के माध्यम से महिलाओं ने मांग रखी थी घरेलू हिंसा के प्रति कानून बनाने की। फिर 1999 में वकीलों और कानूनविदों और समाज के वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव द्वारा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था।
यानी यहाँ पर विधेयक बनाया गया था। फिर 2002 में विधेयक को संसद में पेश किया गया। संसद में जब विधेयक 2002 में पेश किया गया था, उस दौरान वह विधेयक पूरी तरीके से सही नहीं था, इसलिए स्थायी समिति पे को उसको दोबारा से बनाने की मांग की गई थी। तो दिसंबर 2002 में जो स्थायी समिति थी उसकी सिफारिशें राज्यसभा को सौंपी गई और उसके पश्चात 2005 में पुनः संसद के अंदर यह विधेयक पेश किया गया और अंत में 13 सितंबर 2005 को संसद में जो महिला हिंसा वाला कानून था वह पास हुआ और सबसे अंत में 26 अक्टूबर 2006 को यह विधेयक लागू किया गया। तो इस तरीके से महिला घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2005 बना। इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर जो महिलाओं की अलग अलग भूमिका रही वो क्या रही, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं इसमें जो महिलाओं ने सबसे पहले अपने प्रति हो रहे अत्याचारों को विभिन्न मंचों व जन सुनवाइयों के माध्यम से लोगों के सामने रखा। फिर घरेलू हिंसा को रोकने की मांग रखी। दूसरी बात, घरेलू हिंसा विधेयक के मसौदा निर्माण में भी महिला आयोग, महिला संगठनों व शिक्षित महिलाओं ने क्या किया था, घरेलू हिंसा की परिभाषा को सही प्रकार से स्पष्ट किया था, यानी कि इसकी जो परिभाषा बनाने में भी महिलाओं ने पूरा सहयोग किया था। 2002 में संसद में रखे विधेयक को पूर्ण रूप से सही नहीं मानते हुए महिला आयोग व महिला संगठनों ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंपे और अंत में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 बना और इसे 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। तो इस प्रकार ये जो बच्चों ये जो पूरा महिलाओं के ऊपर आधारित जो अधिकार था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इसकी हमने प्रक्रिया और महिलाओं की इसमें भागीदारी को अच्छे प्रकार से समझा। तो इस तरीके से ये प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हमने जो पढ़ा था कि भाई जो अंग्रेजों का मनमानापन था कानूनों के माध्यम से, उसमें हम रोलेट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसको हम चलो बता देते हैं। रोलेट एक्ट के द्वारा 1919 के द्वारा जो हत्याकांड हुआ था उसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और यह जो हत्याकांड था ये अंग्रेजों की दमनकारी व मनमानेपन की नीतियों का एक उदाहरण है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को बिना किसी अपराध के गिरफ्तार करने के लिए रोलेट एक्ट 1919 लाया गया था, जिसका विरोध करने पर पंजाब के डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन नेताओं की गिरफ्तारी में भारतीयों ने क्या किया था, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजन की थी, यानी कि एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। और उसी दौरान अंग्रेजी जो जनरल था जिसका नाम था जनरल डायर ने जो बाग था उसके सभी दरवाजे बंद करके लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस जनसंहार में कई सौ लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। इस जनसंहार को क्या कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर के अंदर ये जलियांवाला बाग है और यहाँ पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई जा रही हैं। तो इस हत्याकांड को क्या कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कौन से कानून पर आधारित था, रोलेट एक्ट 1919 के कानून के विरोध में जो सभा की जा रही थी उसके से संबंधित ये जो आपका हत्याकांड है। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस पाठ के प्रमुख प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा करती हूँ ये पूरा पाठ और ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे।